हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। हिस्ट्री मतलब समय का वो हिस्सा जो बीत चुका है और जो कभी वापस नहीं आएगा। हमारा चैप्टर शुरू होता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि हमारे बीते हुए समय में जो कि कभी वापस नहीं आ सकता, उसमें क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ और कैसे हुआ था। जैसे यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बच्ची राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसकी नज़र एक हेडलाइन पे पड़ी 100 साल पहले। कैसे पता लग सकता है? सही बात है, कल की बात है, याद भी रह सकती है या फिर किसी और से पूछ सकते हैं। 10 साल पहले का भी हम किसी और से पूछ सकते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। 50 साल पहले ठीक है, अपने दादाजी से, अपने पापा जी से हम पूछ सकते हैं, बट 100 साल पहले क्या हुआ होगा, 1000 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे पता लगेगा? इतिहास के माध्यम से पता लगेगा। और अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक में बताते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है कि जैसे उस टाइम क्या खाते थे। मतलब ये है कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, आज की जो हमारी जीवन शैली है, वो आज ऐसी कैसे हुई, पहले क्या भी सेम थी या फिर कोई प्रोसेस फॉलो हुआ है, इस वजह से हमारी लाइफस्टाइल अब ऐसी हुई है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें शिकारियों, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, इन सब के बारे में पता लगता है। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या आज के टाइम में कोई शासक मिलते हैं? नहीं, पॉलिटिशियन मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले टाइम में थी वो अब के टाइम में नहीं है, और जो पहले टाइम में नहीं थी वो अब के टाइम में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बोलता है लोग कहाँ रहते थे। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर लेगा अच्छे से यूपीएससी वालों कि पहले आरंभिक दिनों में जब हमारा हिस्ट्री की आरंभ होता है, उसका स्टार्टिंग होती है, उसमें नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे। हमारे इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे। इज़ इट क्लियर? ओके देन। और यहाँ पर रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब अभी बताऊँगी मैं आपको। और वे भोजन के लिए जड़ों और फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का इस्तेमाल करते थे, और वे जानवरों को शिकार भी करते थे। शिकार तो आप सब समझ गए, जानवरों को मारना। कुशल संग्राहक का मतलब होता है कि जो भी हमारे जंगल की संपदा है, फल फूल, उनको इकट्ठे करके अपने पास रख लेना कि आगे आने वाले 2 या 3 दिन तक उसको वो यूज़ कर सके। जैसे आज भी सब घरों में मोस्टली क्या होता है कि पापा मार्केट जाते हैं या फिर मंडी जाते हैं, 2-3 दिन के लिए सब्जियां ले आते हैं, और मदर क्या करती है, उनको सही से अच्छे से धो के उसको फ्रिज में स्टोर कर लेती है। पहले भी यही प्रोसेस होता था, बट उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया है हमारी नर्मदा नदी के बारे में, जिसका भी मैंने जिक्र किया था। अब टॉपिक आता है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, पता लगा लेंगे, नो इशू। इसमें क्या है, ये रहा किरथर, ये रहा किरथर और ये रहा सुलेमान। ठीक है, ये आज का हम अगर देखें तो ये पाकिस्तान की साइड आता है। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में बताया जाता है कि कम लगभग अप्रॉक्सीमेट 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष वहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जो जैसी फसलों का क्या करते थे, उपजाते थे, उनको बोते थे और उनको उगाते थे। ठीक है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये आप अच्छे से पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मैं पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता रही हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी प्रिपरेशन। और अब हम आते हैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पे। ये रही गारो की पहाड़ियाँ और ये रही विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे
कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पे कृषि का विकास पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो बहुत पहले का टाइम था ना, इस समय से भी पहले का टाइम था जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, उस टाइम लोग शिकार किया करते थे, या फिर नेचुरली जो भी फ्रूट्स उगे हैं, जो भी फल उगे हैं, उनको संग्रह करके अपने पास रख लिया करते थे। ठीक है, और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर में मतलब कुछ इस एरिया के आसपास। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसको तो बोलेंगे नॉर्थ, उत्तर, इसको बोलेंगे साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बट फिर भी पूरा नॉलेज ले लीजिए। और अब बात की जा रही है यहाँ पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहली बात तो सहायक नदियाँ क्या होती है? सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती है जो छोटी छोटी होती है और बाद में जाके एक मेन रिवर में मिल जाती है। ठीक है, और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे और इनके ही किनारे समुद्र तटवर्ती नगरों का विकास हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मे बी यूपीएससी से क्वेश्चन पुट कर ले। जी, अब सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ आइए देखते हैं। ये रही मेन सिंधु नदी और ये इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए ये छोटी छोटी सी नदियाँ हैं और आकर यहाँ मेन सिंधु नदी में मिल रही है। ओके, नेक्स्ट। अब गंगा और इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। मतलब कि जिस का भी यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है या फिर स्पेशली हेडिंग देके बोला जा रहा है वो मेन है। अब गंगा जी, ये रही गंगा नदी और ये रही सोन नदी। इस एरिया को इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अप्रॉक्सीमेट ये वाला एरिया है, अप्रॉक्सीमेट, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और इसी ने सभ्यता के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और देखिए जैसे यहाँ पर भी बताया गया है कि मगध बहुत ही फेमस वर्तमान बिहार में यही गंगा नदी के आसपास विकसित हुआ था और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। आपने हिस्ट्री में और भी कहानियाँ सुनी होगी सिकंदर वगैरह की, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? कुछ एडवेंचर के लिए कुछ करते हैं, कुछ पर्वतों को छू सके या किसी चीज़ का पता लगा सके, इसलिए लोग यात्राएं करते हैं। और अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट बन जाए, हम अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए या तो इंडिया वर्ड का यूज़ करते हैं या भारत वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडिया वर्ड हमें कहाँ से मिला। ये इंडिया वर्ड हमें मिला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। आइए हम अपने मैप पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रही सिंधु नदी, हिंदोस, इंडस या फिर इंदोस। ठीक है, और इसके पूर्व में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस सिंधु नदी के वेस्ट में, ईस्ट में सॉरी, क्लियर? ये वाला जो प्रदेश क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? इंडिया। ओके, अब देखते हैं दूसरा नाम इंडिया कैसे, भारत कैसे मिला। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऋग्वेद में भरत वर्ड का उल्लेख मिलता है, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? कुछ सोर्सेज से।
जैसे कि यहाँ पर बताया गया है पांडुलिपि के बारे में। अब ये पांडुलिपि क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, और लैटिन शब्द मैनु में, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला या फिर हाथ से। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार एक भोजपत्र पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी बताई है साइड में। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये नीचे दे रखा है, ये देख लीजिएगा। और यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई, और किताब को बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, बन गई वो बुक। और पेड़ कौन सा यूज़ होता था, भुर्ज का पेड़। ठीक है, उस भुर्ज पेड़ की छाल से ये पेपर्स बनाए जाते थे उस टाइम में। उसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपियाँ। बट इन पांडुलिपियों का भी एक साइड इफ़ेक्ट है। इतने कई सालों में कुछ कीड़ों ने खा ली, कुछ नष्ट कर दी गई, क्योंकि मुग़ल आक्रमण भी काफ़ी हुए हैं और विदेशी आक्रमण भी काफ़ी हुए हैं हमारे देश पे। ठीक है, अब आप ही देख लीजिए ना, अगर हम 2-3 साल बुक कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ पे थोड़ा सा जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं उनका आना जाना हो, बुक नहीं बचेगी। अब देखिए 1000 साल से मिल गई, बहुत बड़ी गनीमत है। ठीक है, अगर हम ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते तो उसके ये सोर्स एक और है यहाँ पर, अभिलेख। और इससे पहले यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए किया जाता था। आज के लिए हम जो एक नॉर्मल से हिंदी यूज़ करते हैं उसको उस टाइम में प्राकृत भाषा बोला जाता था। और जो ये पांडुलिपियाँ हैं उनसे क्या पता लगता था, कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में, राजा रानी के जीवन के बारे में, औषधियाँ, बस इनसे इतना ही मालूम पड़ता था। उसके बाद आते हैं हम अभिलेख पे। अभिलेख क्या होता है, एक पत्थर या फिर धातु जैसी कोई संरचना होती है, और उस पर क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो उकेर दिए जाते हैं या फिर उस पर खुदवा दिए जाते हैं, ताकि ये लंबे टाइम तक रह सके और आने वाले लोग उसको पढ़ सकें। इसमें क्या होता था, मोस्टली इसमें राजा रानी के जीवन के बारे में और उनकी लड़ाइयों के बारे में मालूम पड़ता था, क्योंकि इसे मोस्टली राजा ही करवाते थे। और अभिलेखों में अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जो अनेक जगहों से हमारे पास हैं। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है पुरातत्व विधि के बारे में। पुरातत्व विधि क्या होते हैं कि पहले टाइम में कई वस्तुएं बनी और प्रयोग में लाई गई, तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व विधि कहलाता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, मूर्तियों का, अवशेषों का, चित्रों का, इमारतों का, इन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ सिक्कों की प्राप्ति हुई है, कुछ छानबीन से खुदाई भी हुई है, और कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। तो इससे पता लगता है कि उस टाइम में लोग कैसे कैसे रहा, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसे चीज़ें यूज़ किया करते थे। ठीक है, लोग खाने में क्या खाते थे और कैसे कैसे, बस ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, और इससे अतीत में लोग क्या खाते थे ये सब पता लग जाता है। फिर यहाँ पे बताया गया है स्रोत। स्रोत किसको बोलते हैं, जहाँ से हमें इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है, वो स्रोत कहलाते हैं। जैसे पांडुलिपि, सिक्के, बर्तन और अभिलेख। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है अतीत, एक या अनेक। हमारी NCERT में जो अतीत वर्ड है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो राजा रानी का जीवन होता था वो अलग टाइप का होता था, और जो नॉर्मल प्रजा होती थी, जो आम जनता होती थी, उनके लिए अलग। और मोस्टली हमें पिछले टाइम के राजा रानी की लड़ाइयों के बारे में पता लगता है। क्यों? क्योंकि वो लड़े, जीते और अपनी शान में
अभिलेख लिखवा दिए और उनको गढ़वा दिए। बट जो शिकारी हुए, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, ये तो बहुत छोटे लोग होते थे। छोटे लोग इन द सेंस मतलब ये फिनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे कि भाई अपने काम किसी अभिलेख पे लिखवा सके कि भाई आगे आने वाली उनकी पीढ़ी पढ़ सके। ठीक है, तो इस बारे में ये है कि जो सोर्सेज है ना उससे मोस्टली राजा रानी के बारे में मालूम पड़ता है। अब तिथियों के बारे में, तिथियाँ क्या होती है। तिथियों को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, आज हम वो भी क्लियर करेंगे। देखिए, एक ईयरी टाइमलाइन, ठीक है, ये है 0। इससे जो पहले वाला हिस्सा होगा वो पहले का समय और जो बाद वाला हिस्सा होगा वो बाद का समय। अब ये दिखाइए कि जैसे 2000 है, हम बोल रहे हैं कि सन 2022 चल रहा है। आप कैसे कह सकते हो भैया सन 2022 चल रहा है, कि क्या दुनिया बने हुए सिर्फ 2022 साल ही हुए हैं? नहीं, इससे पहले भी टाइम था। तो इससे पहले भी टाइम तो था, अब हमें पता लग गया। बट वो टाइम, जिस टाइम को 0 बोला जाता है, वो ईसा मसीह के जन्म के समय को बोला जाता है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष में हुआ था उसको 0 बोला जाता है। उससे जो पहले का टाइम होता है उस वाले टाइम को हिंदी में तो ईसा पूर्व और इंग्लिश में BC, बिफोर क्राइस्ट, या फिर BCE, बिफोर कॉमन एरा। और जो ये 0 वाला ईयर है इसको क्या बोला जाता है AD, एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। और जो बाद का वर्ष है, जो बाद के साल है, उनको क्या बोला जाता है? और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष होते हैं उनको ईस्वी बोला जाता है हिंदी में। और यहाँ लास्ट में अभिलेख के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। और यहाँ पर एक वर्ड है कारतूस। कारतूस का मतलब यहाँ पर है कि मिस्र में, मतलब जिसको आज के टाइम में इजिप्ट बोलते हैं, राजा और रानियों के नाम से एक छोटे से फ्रेम में जो लिखा होता था ना उसको कारतूस बोलते थे। ठीक, और बाकी आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, वैसे मुझे लगता नहीं कि नीड है। और थैंक यू सो मच, प्लीज़